हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, राधे राधे। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट्स जो मेरी क्लास होगी वो होगी बीएससी एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर की, जिनका सब्जेक्ट होगा प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। और आज जो है जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आप सभी के लिए। जो आज का टॉपिक है वो आपके कई सारे एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जाता है और साथ साथ आपके एकेडमिक एग्ज़ाम में इससे शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग नोट्स में क्वेश्चन आते हैं, एवं कई सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी, जैसे आपका इफ्को का आपका एजीटीए का एग्ज़ाम होता है और यूपी ट्रिपल एससी का एजीटीए का एग्ज़ाम होता है, यूपी पीएससी लेवल का एग्ज़ाम जो होता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, कई इफ्को का आपका जो एएफओ का एग्ज़ाम होता है, इसमें सारे क्वेश्चन इससे आपसे पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा और बिल्कुल अच्छे से आप पढ़िएगा और किसी प्रकार की कोई परेशानी है बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है बीज प्रौद्योगिकी की शब्दावलियाँ, यानी सीड टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी। बीज प्रौद्योगिकी की प्रमुख जो शब्दावलियाँ हैं, कई सारे ऐसे बीज प्रौद्योगिकी में टर्म्स आते हैं जो अक्सर आपसे पुटअप किए जाते रहते हैं, ठीक है ना। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं, टर्म हैं, डिफिनीशंस हैं जो आपके एग्जाम्स में शॉर्ट नोट्स एवं लॉन्ग नोट्स या फिर कई सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं और कई सारे कंपटीशन एग्जाम्स में आपसे पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। कई सारी प्रवेश परीक्षाओं में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सीयूटी हो गया, सीयूटी का एग्ज़ाम हो गया, आपका जो है जो एग्ज़ाम होता है आपका यूपी कैटेट का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, या फिर बीएचयू का हो गया, आईसीआर का हो गया। कई सारे महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं में भी इससे आपसे क्वेश्चन जो है वो पुटअप किए जाते रहे। आइए स्टूडेंट्स अपनी क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि आज का टॉपिक है बीज प्रौद्योगिकी की शब्दावलियाँ, ठीक है। तो बीज प्रौद्योगिकी की जो शब्दावलियाँ हैं, सबसे पहला जो शब्दावली है वो है आपका जीवन क्षमता परीक्षण, यानी आपका इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, जीवन क्षमता परीक्षण या वेएबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो प्रत्येक बीज की अंकुरण की क्षमता जो होती है, ठीक है, प्रत्येक बीज में ये क्षमता होती है कि वो अंकुरित हो सके, ठीक है। अगर वो बीज का जो भ्रूण है परिपक्व है, पूर्ण रूप से स्वस्थ है, किसी प्रकार की रोग एवं बीमारी उस बीज में नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो बीज जो है अच्छे से अंकुरित हो सकता है, उसके अंदर अंकुरण की क्षमता होती है। अगर उसको सही इन्वायरमेंट प्राप्त होता है तो क्यों नहीं अंकुरित होगा बीज, ठीक है, अच्छे से वो अंकुरित हो सकता है, ठीक है। तो इस सभी चीज़ को, अगर बीज को सही रूप से पर्यावरण की जो कंडीशंस हैं, उसको तापमान मिल रहा है, नमी मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है और सही चीज़ें उचित जो है वो उसका इन्वायरमेंट प्राप्त हो रहा है एवं बीज पूर्ण रूप से स्वस्थ है, तो जाहिर सी बात है कि बीज अंकुरित हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि कुछ विशेष समयावधि के लिए बीज अंकुरण योग्य रहता है, जिसे विएबल जीवन क्षमता जो है वो कहते हैं, ठीक है, कहा जाता है। तो एक चीज़ ये भी कहना है स्टूडेंट कि बीज जो है वो जो सीड होता है उसका जो जीवन होता है, जैसे हम लोग का जीवन कितना निर्धारित किया गया है 100 वर्ष, ठीक है, अधिकतम 100 साल, इससे भी हम ज़्यादा कुछ लोग जीते हैं। तो उसी प्रकार से एक बीज का भी जो सीड्स होते हैं, फसलों के जो बीज होते हैं, उनका भी एक जीवन काल, लाइफ टाइम का लाइफ पीरियड जो है वो होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उनकी जो क्षमता होती है अंकुरण होने की वो नष्ट होती चली जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है, उनके आनुवांशिक गुण क्या होते हैं, कम होने लगते हैं, जिससे बीज अच्छे से अंकुरित क्या होता है, नहीं हो पाता है। वही क्या होती है, वही उस बीज की जीवन क्षमता होती है, ठीक है ना। जैसे हम लोगों में भी क्या होता है, एक अवस्था में मनुष्य क्या होता है, बूढ़ा हो जाता है, उसके सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है, ठीक है, ऊर्जा उसकी कम हो जाती है, कार्य करने में असक्षम हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये बीज भी, उनकी एक लाइफ साइकिल होती है, उनका एक जीवन होता है, जब तक वो अच्छे से वो अंकुरित हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, फल फूल सकते हैं, तो वो क्षमता उनकी कम हो जाती है। इसी क्षमता को क्या कहते हैं, इसी क्षमता को क्या कहते हैं, जीवन क्षमता परीक्षण या कहते हैं या वेएबिलिटी टेस्ट कहते हैं, ठीक है। यही इनकी क्या होती है, जीवन क्षमता जो है वो होती है। जीवन क्षमता परीक्षण कई प्रकार से जो है वो किया जाता है, वो मैं आगे बताता हूँ।
कहा जाता है बोने के पूर्व यह जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है कि बीज जीवन क्षमता ठीक है या नहीं। ठीक है, क्योंकि हम काफ़ी लागत लगा करके बीजों को खरीदते हैं, कॉस्ट लगाते हैं ना। ठीक है, काफ़ी कॉस्ट लगा करके बीजों को हम परचेज करते हैं, फिर उसको जो है वो खेत की तैयारी अच्छे से करते हैं, फिर पोषक तत्व प्रबंधन करते हैं, हम मिट्टी में बीजों को बोते हैं। अगर वो अंकुरित नहीं होता है तो फिर हमारी ये सारी लागत, हमारी मेहनत वो क्या होती है, व्यर्थ चली जाती है। इसीलिए बीज को बोने से पहले उसको जो है वो उसका जीवन क्षमता परीक्षण अच्छे से कर लेना चाहिए कि बीज जो है वो जमने योग्य है कि नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो कई सारे इसके जीवन क्षमता के परीक्षण हैं, वो किस प्रकार से किए जाते हैं। पहला जो है वो जैसे पोटेशियम परमैंगनेट मेथड। ठीक है, पहला जो जीवन क्षमता परीक्षण, वैसे तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मेथड भी है और ग्रो टेस्ट भी है। ठीक है, कई सारे टेस्ट हैं, तो कुछ टेस्ट के बारे में जो है वो डिस्कशन करता हूँ। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट मेथड क्या होता है कि निर्जीव बीजों की अधिकता होने से पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन रंगहीन होने लगता है, क्योंकि जीवित कोशिकाएं लीचिंग बहुत कम होता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट की जो है लेकर के पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन को रंगहीन होने लगता है। पोटेशियम परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन होता है उसे हम बीज में मिलाते हैं, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन में बीज को हम डालते हैं, तो बीज में क्या होता है कि रंगहीन होने लगता है। ठीक है ना, तो बीज क्या होने लगता है, रंगहीन होने लगता है, क्योंकि इसकी जीवित लीचे बहुत कम होता है। ठीक है ना, तो अगर बीज रंगहीन होता है, ठीक है ना, उसका कोई कलर नहीं, तो रंगहीन होने लगता है, तो इसका मतलब उसका जो जीवन क्षमता है वो कम हो गई है। अगर वो अपने ही कलर में बना रहता है तो उसका जो है वो जीवन क्षमता अच्छी मानी जाती है। ठीक है, ये टेस्ट हम इसके द्वारा करते हैं, हम जीवन क्षमता को परीक्षण करने के लिए करते हैं। दूसरा क्या होता है, एम्ब्रियो कल्चर मेथड। ठीक है ना, एम्ब्रियो कल्चर मेथड क्या होता है कि भ्रूण कल्चर मेथड भी इसे हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस विधि से जांच करने में 7 से 10 दिन लगता है। इस विधि में अंकुरित भ्रूण एम्ब्रियो की संख्या को गिन करके मालूम किया जाता है। इस विधि में जांच करने के लिए लगभग 7 से 10 दिन का समय लग जाता है, और इस विधि में अंकुरित भ्रूण एम्ब्रियो की संख्या को गिन करके मालूम किया जाता है। तो एम्ब्रियो कल्चर टेस्ट में क्या किया जाता है, इसमें बीज को अंकुरित किया जाता है, और अंकुरित जितने बीज हो जाते हैं उसके एम्ब्रियो को हम ज्ञात कर लेते हैं, उसके भ्रूण अंकुरित बीज को हम गिन करके ये ज्ञात कर लेते हैं कि वो बीज, उसकी जीवन क्षमता सही है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है वो हम इसकी जीवन क्षमता का परीक्षण जो है वो कर लेते हैं। तो इसके बाद जो होता है टेट्राजोलियम टेस्ट। क्या होता है, टेट्राजोलियम टेस्ट, इसे हम टी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, टेट्राजोलियम टेस्ट या टी टेस्ट भी इसे कहते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट होता है जो बीज की जीवन क्षमता परीक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, इससे एग्जाम्स में कई बार ये पूछा गया है, AFO IPBS के AFO एग्ज़ाम में। अभी 2022 का पेपर था, 23 में भी ये क्वेश्चन इससे पूछा गया था, तो अक्सर ये पुटअप किया जाता रहता है। अभी ये आपका जो AGTA 2018 का एग्ज़ाम था उसमें ही पूछा गया था। इसमें ये टेट्राजोलियम जो टेस्ट होता है वो किस लिए किया जाता है, वो बीज के परीक्षण के लिए किया जाता है। बीज के जीवन क्षमता यानी विजिबिलिटी टेस्ट के लिए यह परीक्षण जो है वो किया जाता है। इसे जैव रासायनिक परीक्षण या बायोकेमिकल टेस्ट भी कहते हैं। कि क्या कहते हैं, इसे बायोकेमिकल टेस्ट भी कहा जाता है। यह जो है जीवन क्षमता की जांच के लिए टेट्राजोलियम परीक्षण एक अल्प अवधि में पूर्ण होने वाला संतोषप्रद परीक्षण होता है। ठीक है ना, यानी ये कम समय में एक अच्छा जो है वो रिजल्ट देता है। टेट्राजोलियम टेस्ट होता है, ये कम समय में परीक्षण होता है, और इसका जो रिस्पांस होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। हम आसानी से बीज की जीवन क्षमता का परीक्षण जो है वो इसके माध्यम से कर सकते हैं। यह परीक्षण जो है 2,3,5 ट्राइफेनिल टेट्राजोलियम क्लोराइड और ब्रोमाइड की सहायता से किया जाता है। यह रसायन हल्के पीले रंग का होता है जो गुनगुने पानी में घुलनशील होता है। ठीक है ना, तो यह 2,3,5 ट्राइफेनिल टेट्राजोलियम क्लोराइड जो ब्रोमाइड में था होता है, ये एक प्रकार का सॉल्यूशन है। ठीक है ना, एक प्रकार का रसायन होता है जिसका नाम है 2,3,5 ट्राइफेनिल टेट्राजोलियम क्लोराइड। ठीक है ना, इसे हम टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड के नाम से भी जानते हैं। इसकी सहायता से टेट्राजोलियम टेस्ट जो है वो
किया जाता है। यह रसायन क्या होता है, हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है ना, होता है, जो कि गुनगुने पानी में जो है वो घुलनशील होता है, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, अब आगे बात करते हैं। इस परीक्षण का जो सिद्धांत होता है कि जीवित भ्रूण में एक विशेष रिड्यूसिंग एंजाइम होता है जो टेट्राजोलियम घोल के संपर्क में आने पर लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। तो एक प्रकार के जो जीवित विजिबिलिटी से जो जीवित बीज होते हैं उसमें एक प्रकार का रिड्यूसिंग एंजाइम पाया जाता है। वो एंजाइम क्या करता है, जब इस रसायन के संपर्क में आता है, ठीक है ना, टेट्राजोलियम क्लोराइड रसायन जो होता है इसके संपर्क में आता है, तो बीज क्या होता है, बीज का रंग जो होता है वो लाल हो जाता है। तो जो बीज लाल हो जाते हैं उसका मतलब वो बीज क्या है, सही हैं, उनकी जीवन क्षमता सही है। और जो जिन बीज का कलर लाल नहीं होता है वो बीज क्या होते हैं, उनका जीवन जो है, उनकी जीवन क्षमता जो है वो मर चुकी है, वो बीज अच्छे जो है बोने के लिए नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से भ्रूण का लाल रंग ग्रहण करना यह बताता है कि बीज की जीवन क्षमता और ओज बरकरार है, यानी उस बीज की जीवन क्षमता, उसका जो जो है, जो उसका जो है वो विजुअल है, जीवन क्षमता है, वो पूर्ण रूप से बरकरार है, और जो उसका ओज है वो भी बरकरार है, यानी उसकी जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी जो है वो बिल्कुल अच्छी है। इसके अलावा परीक्षण में शीघ्रता लाने के लिए बीज को काट करके निर्वात में रख करके 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बनाए रखने से इस बीज के द्वारा 4 से 5 मिनट में ही 100 बीजों का परीक्षण किया जाता है। तो इसके अलावा जो है वो इस विधि में हम, या फिर इसको हम काट करके निर्वात में भी 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रखने के लिए इस विधि के द्वारा जो है वो 5 मिनट में हम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा यह बीज जो होती है उसके द्वारा लगभग एक बार में 100 बीजों का परीक्षण आसानी से किया जा सकता है। तो काफ़ी अच्छा मेथड होता है बीज की जीवन क्षमता परीक्षण के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा। इसके बाद बीज की सुसुप्तावस्था, ठीक है, बीज सुसुप्तावस्था, सीड डोरमेंसी। तो अब बात करते हैं कि सीड डोरमेंसी क्या होता है, यानी बीज की सुसुप्तावस्था। जैसे नाम से ही स्पष्ट है स्टूडेंट कि सुसुप्तावस्था, सुसुप्तावस्था मतलब क्या होता है, अक्रियाशील, मतलब कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती है, मृत हो जाता है, यानी बीज क्या होता है, अंकुरित नहीं हो पाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीज को हम सही वातावरण, ठीक है, सही वातावरण कंडीशंस क्या होती हैं, जैसे तापमान, प्रकाश, उचित नमी, उचित तापमान, उचित प्रकाश, उचित नमी, ठीक है ना, उचित आर्द्रता, सारी चीज़ें जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो सही रूप से देने के बाद भी, ठीक है, अगर बीज अंकुरित नहीं होता है तो उसे हम सीड डोरमेंसी या बीज सुसुप्तावस्था कहते हैं, ठीक है। तो बीज पूर्ण रूप से स्वस्थ है और सारी कंडीशंस अच्छी हैं, उसके बाद भी बीज अगर जर्मिनेट नहीं होता है, अंकुरित नहीं होता है, तो उसका मतलब उसका क्या होता है, उसे हम बीज की सुसुप्तावस्था या सीड डोरमेंसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सुसुप्तावस्था जो होती है उसे श्वसन पूर्णतः रुक जाता है और बहुत कम होता है, और अधिक रेस्पिरेशन क्वाइटेंट के कारण अनाक्षिक श्वसन होता है, जो बीजों सुसुप्तावस्था के रूप में मुख्य रूप से जल की अपारगमता, प्रकाश की सुसुप्तावस्था, गैस की अपारगमता, अवरोधी कारकों के ग्रोथ के कारण होती है, ठीक है ना। तो सुसुप्तावस्था में क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया रुक जाती है, जल जो है वो सही रूप से बीज के अंदर नहीं जा पाता है कभी कभी, ठीक है, तो बीज अंकुरित नहीं हो पाता है, ठीक है। कई सारे हार्मोनल जो डिसबैलेंस होते हैं वो बीज के अंदर प्रवाहित हो जाते हैं, जिससे बीज क्या होता है, अंकुरित नहीं हो पाता है। इस कंडीशन को हम सीड डोरमेंसी या बीज की सुसुप्तावस्था के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सुसुप्तावस्था कई कारणों से हो सकती है। कि इसके कारण कौन कौन से होते हैं, जैसे क्या होता है कि हार्ड सीड कोएट, ठीक है ना, बीज का क्या होता है, हार्ड सीड कोएट, जो उसका ऊपरी चोल होता है जिसे हम सीड कोएट के नाम से जानते हैं, अगर वो बहुत हार्ड है तो भी बीज के अंदर क्या होता है, वाटर जो है, पानी नहीं जा पाता है, जिससे बीज अंकुरित, जब उसके अंदर नमी का प्रवेश नहीं हो पाता है, जिससे बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं। या फिर मैच्योर ऑफ सीड, ठीक है, थोड़ा सा मैं बता सकता हूँ, जैसे डोरमेंसी जिसको कहते हैं, डोरमेंसी ऑफ सीड, डोरमेंसी ऑफ सीड, ठीक है ना,
तो डॉर्मेंसी ऑफ सीड मैं आपको बता दिया किस कारण से होती है। अब बात करेंगे कि केसेस ऑफ डॉर्मेंसी, ठीक है ना। केसेस क्या होते हैं, केसेस क्या होते हैं, किस कारण से डॉर्मेंसी जो है वो होती है। पहला क्या होता है, इमैच्योर सीड। इमैच्योर सीड्स, ठीक है ना। अपरिपक्व बीज। तो अपरिपक्व बीज कैसा होता है, ठीक है ना। जब कभी हम क्या करते हैं, फसल की कटाई पहले कर लेते हैं, यानी जो बीज होता है वो सही रूप से पक नहीं पाता है, ठीक है। उसका भ्रूण जो होता है वो सही रूप से पक नहीं पाता है, कच्चा रह जाता है, इमेच्योर रह जाता है। तो उससे क्या होता है, उसको हम अगर बीज के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो बीज अंकुरित नहीं होता है। बीज क्या होता है, परिपक्व भ्रूण को ही बीज कहते हैं। अगर बीज फसल का जो बीज है वो सही रूप से पका नहीं है, उसका पूरा जीवन काल नहीं हुआ है, अगर उसकी हम पहले ही कटाई कर ले रहे हैं, बीज सही रूप से परिपक्व नहीं हो पाया है, तो फिर बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन होती है। तो सीड डॉर्मेंसी के ये भी कारण होते हैं, इमेच्योर सीड, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, हार्ड सीड कोएट। हार्ड सीड कोएट, तो ये भी एक कंडीशन होती है, जो उसका बीज का चोल होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये बीज है, सॉरी ये मान लीजिए बीज है, ठीक है। इसका जो सीड है, ठीक है, ये जो इसका सीड, इसको जो ऊपरी परत होती है इसको क्या कहते हैं, सीड कोएट। सीड कोएट, ठीक है ना। तो इसका जो बीज चोल होता है वो अगर हार्ड है, क्या है, हार्ड है, अगर ये बिल्कुल हार्ड है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि इससे जो है इससे क्या होता है कि जल एवं, ठीक है ना, पानी का जो है अंदर जो है वो नहीं जा पाता है। मॉइस्चर जो होता है, मिट्टी के जो संपर्क में आता है बीज, तो मॉइस्चर जो होती है, वाटर जो होता है, वो बीज के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, जिससे उसके अंदर की जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है वो नहीं हो पाती है, जिससे बीज क्या है, अंकुरित जो है वो नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन क्या कहते हैं, सीड डॉर्मेंसी के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि बीज जो है किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, रोग से ग्रसित है, ठीक है ना, तो उसका भ्रूण क्या है, कट फट गया है, डैमेज हो गया है, तब भी बीज क्या होता है, अंकुरित नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से कई सारे केसेस होते हैं, कई सारे कारण होते हैं जो बीज को अंकुरित होने से रोकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करता हूँ मैं इसके बारे में। अब बात आती है इसके उपचार के बारे में, ठीक है ना। सीड डॉर्मेंसी का क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। अब बात क्या आती है, ट्रीटमेंट ऑफ सीड डॉर्मेंसी। ट्रीटमेंट ऑफ सीड डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी, ठीक है। तो सीड डॉर्मेंसी का कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे उपचार करेंगे। पहला जो होगा वो होगा फिजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। यानी सीड डॉर्मेंसी का, बीज की सुसुप्तावस्था का भौतिक उपचार किया जाता है। तो सीड डॉर्मेंसी का उपचार निश्चित है। तो हम सबसे पहले भौतिक उपचार के बारे में जानेंगे कि फिजिकल ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो फिजिकल में क्या आता है, ताप उपचार। पहला क्या आता है, हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, विभिन्न अवधि के लिए बीजों को 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड ताप दिया जाता है, ठीक है। तो कई प्रकार के बीज जो होते हैं उनको हम जो है वो हीट ट्रीटमेंट करते हैं, ताप उपचार करते हैं। यानी अधिकतम तापमान लगभग आपका 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर बीजों को रखा जाता है। उससे उनके अंदर कई सारे परिवर्तन आते हैं जिससे बीज अंकुरित हो जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है वो निम्न ताप उपचार, जिसको हम लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट कहते हैं।
बीज को टेम्परेचर पे हम उपचारित करते हैं, अधिकतम तापमान पे भी और कम तापमान पे भी। कम तापमान पे कैसे होता है कि लगभग 12 से 14 घंटे के लिए 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 36 घंटे तक का भिगोया हुआ बीज रखा जाता है और बारी बारी से बीज को विभिन्न समय के लिए थोड़ा गर्म तथा ठंडा किया जाता है, ठीक है ना। तो बीजों को लगभग 12 से 14 घंटे तक लगभग आपके 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो रखा जाता है, भिगोया जाता है और उन्हें बारी बारी से कभी गर्म कभी ठंडा, ठीक है ना, लो एंड हाई टेम्परेचर पे जो है रखा जाता है, जिससे उनकी डॉर्मेंसी नष्ट हो जाती है और बीज क्या होता है, अंकुरित हो जाता है, ठीक है ना। और बारी बारी से भिगो करके सुखा कर भी सुखता पर तोड़ा जाता है, फिर से उनको जो है वो भिगोया जाता है हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे, और फिर उसे सुखाया जाता है, फिर उसे बोया जाता है, तो उनकी वो अंकुरित हो जाते हैं, जिससे उसकी सुप्तावस्था क्या होती है, टूट जाती है। तो ये भी केसेस होते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो होता है डीहस्किंग। डीहस्किंग होता है डीहस्किंग और रिमूवल ऑफ सीड कोएड्स, ठीक है। इसे स्कैरिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कैरिफिकेशन, यानी डीहस्किंग और रिमूवल ऑफ हार्ड सीड कोएड इज नोन एज डीहस्किंग, ठीक है ना। इसे डिसकरिंग भी कहते हैं, डीहस्किंग कहते हैं, यानी जो ऊपरी चोल होता है बीज का, जो ऊपरी खोल होता है, कवर होता है, उसको हम क्या करते हैं, रगड़ देते हैं, ठीक है, उसको हम रिमूव कर देते हैं, रगड़ देते हैं, तो फिर वो खुल जाता है और उसके अंदर क्या होता है, नमी का प्रवाह होने लगता है, जिससे कोशिका विभाजन होता है और बीज अंकुरित हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया जाता है, बीज को आवरण को यांत्रिक रूप से जो है रगड़ करके, तोड़ करके जल पारगम बनाया जाता है, जैसे खीरा वर्गीय फसलों का बीज और चुकंदर का बीज, ठीक है ना। ऐसे कुछ बीज होते हैं जिनका जो ऊपरी कवर होता है, चोल होता है, वो काफ़ी हार्ड होता है, मोटा होता है, जिससे क्या होता है, उनके अंदर जल का प्रवेश नहीं हो पाता है, ठीक है। तो फिर जल का प्रवेश नहीं हो पाता है तो उनकी कोशिका विभाजन की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है और बीज अंकुरित नहीं हो पाता है। तो उसमें क्या किया जाता है, ये स्कैरिफिकेशन किया जाता है, उनको रगड़ करके किसी यांत्रिक विधि द्वारा जो है वो, या फिर पत्थर में रगड़ करके, ठीक है, उनको रगड़ करके उनके हार्ड सीड कोएड को तोड़ा जाता है, ऊपरी चोल को तोड़ा जाता है, जिससे उसमें सही रूप से जल प्रवेश हो पाता है और बीज क्या होता है, अंकुरित हो जाता है, जिससे उनकी सुसुप्तावस्था क्या होती है, नष्ट हो जाती है। इसके बाद रासायनिक उपचार, केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो केमिकल ट्रीटमेंट भी होता है और अकार्बनिक रसायन, ठीक है ना। तो केमिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, इनऑर्गेनिक कई प्रकार के केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, जिसके कारण जो है वो सुसुप्तावस्था को तोड़ा जाता है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिकल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे इसमें अंदर क्या, सबसे पहला अम्लीय उपचार किया जाता है, एसिड ट्रीटमेंट। तो डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ HNO3 के सोल्यूशन और आपके हाइड्रोक्लोराइड का सोल्यूशन HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन कितना लेते हैं, 0.1 to 0.5% के साथ बीजों को विभिन्न अवधि मिनट के लिए उपचारित करने से डॉर्मेंसी जो है वो नष्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो कई सारे केमिकल होते हैं, जैसे आपके सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोराइड हो गया, ठीक है ना। इन सभी के सोल्यूशन में क्या करते हैं, इन सारे केमिकल के 0.1 से 0.5 सोल्यूशन के बीजों को विभिन्न अवधि के लिए, ठीक है ना, अलग अलग टाइम से इनको ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे डॉर्मेंसी क्या होती है, नष्ट हो जाती है। इसके अलावा KNO3 1 to 3%, HNO3 1 to 2%, H2O2, H2BO2, ये सब सारे जो है वो रसायन से क्या करते हैं, इत्यादि रसायन के साथ बीजोपचार किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO कटाई के तुरंत बाद डॉर्मेंसी जो है वो भंग करने के लिए प्रयुक्त होता है। इस संदर्भ में यह स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल होता है। तो कई सारे केमिकल जैसे KNO3, HNO3, H2O2, SbO2 और KNO होता है, जैसे आपका जो है वो पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है ना। तो ये कई सारे रसायन होते हैं जिनको फसल की कटाई के तुरंत बाद जो है वो प्रयोग कर सकते हैं, या फिर इन्हें रसायन को रूप में प्रयोग करने से, इनसे ट्रीटमेंट करने से, बीजों को उपचारित करने से जो सुसुप्तावस्था होती है बीज की, जो डॉर्मेंसी होती है वो नष्ट हो जाती है और बीज अंकुरित हो जाता है। तो इस प्रकार से फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट हम इसमें करते हैं। अगला क्या होता है, हार्मोनल ट्रीटमेंट, ठीक है ना। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनसे बीजों को उपचारित करने पे बीज क्या होता है, सुसुप्तावस्था उनकी टूट जाती है, ठीक है ना। तो ये स्थान कैसे होते हैं, जैसे
जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। जिब्रेलिक एसिड 1 to 100 ppm यह सुप्तावस्था भंग करने में प्रायः प्रयुक्त होता है। अन्य हार्मोन जैसे काइनेटिन हो गया, इथाइलिन हो गया, ठीक है ना, इसका भी प्रयोग जो है इस सोल्यूशन पे करने पे कर जाता है, ठीक है ना। जैसे जिब्रेलिक एसिड हो गया, काइनेटिन हो गया और आपका ये इथाइलिन हो गया, ये कई सारे हार्मोन्स होते हैं जिनको अलग अलग मात्रा में प्रयोग करने से इनकी सुसुप्तावस्था क्या होती है, टूट जाती है। तो ये सारे जो है वो सुसुप्तावस्था तोड़ने के, सुसुप्तावस्था को नष्ट करने के कई सारे मैंने आपको ट्रीटमेंट बताए, फिजिकल ट्रीटमेंट और केमिकल ट्रीटमेंट, इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। इसके बाद बीजोपचार किया जाता है, सीड ट्रीटमेंट, ठीक है ना। सीड ट्रीटमेंट क्या होता है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, बीजोपचार, ठीक है। तो बीज की सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए सीड ट्रीटमेंट भी किया जाता है। और कई सारी चीज़ों के लिए, जैसे बीज को रोग से, कीट से, रोगों से, कीटों से बचाने के लिए भी, कई सारे पैथोजन से बचाने के लिए भी बीज को ट्रीटमेंट यानी उसको बीजोपचार किया जाता है, ठीक है ना। एक प्रकार के, कई प्रकार के रसायन होते हैं, उनकी एक परत को बीज के ऊपर जमा दिया जाता है, जिससे बीजों में जो मिट्टी में पाए जाने वाले रोग होते हैं, कीट होते हैं, उससे बीज को प्रोटेक्शन यानी रक्षण प्रदान होता है, जिससे बीज अच्छे से अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि प्रसुप्त तोड़ने में अलावा बुआई के बीज बीजोपचार, सीड ट्रीट बॉर्न डिजीज, ठीक है ना, कीट क्षति बचाने के लिए, बुआई से सुविधा के लिए, अंकुरण बढ़ाने के लिए तथा दलहनी फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो मोस्टली बीज का जो ट्रीटमेंट होता है, जो बीजोपचार होता है, बीजोपचार किस लिए किया जाता है, जो सॉइल बॉर्न डिजीज होते हैं, मृदा जनित रोग होते हैं, बीज जनित जो रोग होते हैं, बीजों की सुसुप्तता तोड़ने के लिए कई प्रकार के जो रसायन आते हैं, ठीक है, उन रसायन से बीज को उपचारित किया जाता है। एवं एक चीज़ और है, ठीक है, राइजोबियम कल्चर से भी बीज को उपचार किया। वायुमंडल से जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने के लिए, मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए भी कई प्रकार के उद्देश्य के लिए बीजोपचार जो है वो आवश्यक होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सीड ट्रीटमेंट जो है वो कहते हैं, ठीक। इसके बाद बीज को सुखाना यानी सीड ड्राइंग। सीड ड्राइंग क्या होता है, सीड ड्राइंग किस लिए किया जाता है, बीज से नमी हटाने की प्रक्रिया को सुखाना कहा जाता है। बीज सुखाने से भंडारण के दौरान बीज में व्यवहार्यता शक्ति बनाए रखने के लिए बीज की नमी की मात्रा सुरक्षित नमी सीमा तक कम किया जाता है और इसमें माइक्रो गतिविधियों को रोका जाता है। तो बीज का सुखाने का अर्थ क्या होता है कि बीज से नमी को बाहर करना, ठीक है। तो बीज से सुखाने का मतलब क्या होता है, बीज से नमी को बाहर करना, ठीक है। अगर नमी की मात्रा अत्यधिक होगी बीजों में और उसका हम भंडारण कर देंगे तो बीजों में कई सारे रोग और कीटों का आक्रमण हो जाएगा, जिससे बीज जो है वो नष्ट हो जाएंगे, बीज की गुणवत्ता भी प्रभावित हो जाएगी, ठीक है। अगर बीज में नमी की मात्रा है तो कई प्रकार के फंगस, बैक्टीरिया, वायरसेस से प्रभावित होगा बीज। इसके अलावा कीट, कई प्रकार के जो है वो कीट होते हैं, भंडारण में लगने वाले जो कीट होते हैं, उससे भी फसल जो है वो बीज को नष्ट कर देंगे, जिससे बीज का जो भ्रूण होगा वो नष्ट हो जाएगा और बीज की गुणवत्ता खराब हो जाएगी और बीज अंकुरित जो है वो नहीं हो पाएगा। तो इस सभी से बचाने के लिए बीज को सुखाया जाता है। जब गर्मी के दिनों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, ठीक है, मई जून के महीने में, उस समय फर्श पे बीजों को अच्छे से सुखाया जाता है, या फिर ड्राइंग मशीन जो है वो मैकेनिकल ड्राइंग मशीन आती है, उसमें भी बीज को जो है वो सुखाया जाता है, ठीक है। तो सुखाने के कई सारे मेथड हैं, वो डिटेल से आप पढ़ेंगे। तो ये इसलिए बीज को सुखाया जाता है कि उसकी जो है वो, उसका जो गुणवत्ता है बीज की वो बनी रहे और अंकुरण क्षमता भी बीज की प्रभावित ना हो, ठीक है। लगभग बीज में जो इस बीज के भंडारण के लिए जो नमी का परसेंटेज होता है वो होता है 8 से 10% मॉइस्चर। यानी बीज को भंडारण के लिए जो नमी परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 8 से 10% नमी जो है वो होना चाहिए, ठीक है ना। तो बीज को भंडारण के लिए 8 से 10% नमी होना आवश्यक होता है, ठीक है। अगर खाने के उद्देश्य से हम रख रहे हैं तो 10% से ज़्यादा भी हो सकता है, 12 से 14% तक भी नमी जो है वो हो सकती है। लेकिन अगर इसको हम भंडारण के लिए रख रहे हैं, स्टोरेज के लिए रख रहे हैं,
तो फिर उसमें 8 से 10% नमी जो है वो होनी चाहिए बीजों के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होना चाहिए। ये आपका सीड ड्राइंग हो गया। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे नेशनल सीड कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम, ठीक है। तो राष्ट्रीय बीज निगम जो है वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण, जो भारत में बीजों के उत्पादन के लिए, उनके सही प्रबंधन के लिए, बीजों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई है। यह एक मिनी रत्न कंपनी है। क्या है? इसको मिनी रत्न के अंतर्गत जो है वो रखा गया है। ये बीज की गुणवत्ता को बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। किसानों को सही बीज मिले, अच्छी गुणवत्ता वाला बीज मिले, अधिक उत्पादन देने वाला बीज मिले, ये इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो होता है, ठीक है। आइए इसके बारे में जानते हैं। एनएससी जो होता है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, वो उसकी स्थापना कब, वो पंजीकृत कब किया गया था? 1963 ईस्वी में, ठीक है ना। 1963 ईस्वी में ये पंजीकृत रजिस्टर किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है भारत में बीज उद्योग, सीड इंडस्ट्री को विकसित करना, और दूसरा क्या होता है कि विभिन्न फसलों का फाउंडेशन सीड का उत्पादन करना एवं सप्लाई करना, ठीक है ना। भारत में बीज उद्योग, सीड इंडस्ट्री को डेवलप करना और विभिन्न फसलों के जो फाउंडेशन सीड होते हैं, आधारी बीज होते हैं, का उत्पादन करना और उनकी सप्लाई करना। और एक उद्देश्य ये भी होता है कि उचित गुणवत्ता, बीजों की जो गुणवत्ता होती है, प्योरिटी होती है, शुद्धता होती है, आनुवांशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता आदि को बनाए रखना, ठीक है। ये कई सारे इसके उद्देश्य जो है वो होते हैं, ठीक है। तो ये आप जाने रहिए एनएससी के बारे में। अब इसके बाद बात करते हैं कि राज्य बीज निगम, ठीक है। राज्य बीज निगम या स्टेट सीड कॉरपोरेशन, जिसको हम एसएससी के नाम से जानते हैं। तो एसएससी का मुख्य कार्य क्या होता है? सर्टिफाइड सीड का उत्पादन एवं सप्लाई करना। एसएससी जो होता है, स्टेट सीड कॉरपोरेशन का काम क्या होता है कि सर्टिफाइड सीड, जो भी आपके प्रमाणीकृत बीज होते हैं, उसका उत्पादन करना एवं सप्लाई करना, इसका कार्य होता है। ये जो है वो तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंतनगर की महान सफलता के बाद एनएससी के कार्यभार को कम करने एवं बीज उद्योग को तीव्र विकास करने के लिए उद्देश्य से एसएससी की स्थापना की गई है, ठीक है ना। तो नेशनल लेवल में जो कार्य करती है उसको क्या कहते हैं? एनएससी, नेशनल सीड कॉरपोरेशन। और उसी की एक शाखा है जो प्रत्येक राज्य में स्थापित की गई है, जिसको स्टेट सीड कॉरपोरेशन कहते हैं, ठीक है ना। एसएससी जो होता है उसका काम क्या होता है? एनएससी के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसको पालन करना, प्रमाणित बीज का उत्पादन करना, बीज को जो प्रमाणीकरण जो भी किसान बीज उत्पादक हैं उनका पंजीकरण करना और उनका रजिस्ट्रेशन करना और उन्हें प्रमाण पत्र देना, ठीक है ना। बीज उत्पादक का प्रमाण पत्र देना, ठीक है। जो भी किसान हैं जो बीज का उत्पादन करते हैं उनके मानक को चेक करना कि आप एक मानक के अनुरूप जो है वो बीज का उत्पादन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एक मानक के अनुरूप बीज का अगर उत्पादन कर रहे हैं तो उनको एक प्रमाण पत्र देना कि आप जो है वो सीड का प्रोडक्शन कर सकते हैं, आपका बीज हम आसानी से बेच सकते हैं, गवर्नमेंट का टैग लगा करके, एनएससी का टैग जो है वो लगा करके, ठीक है ना। तो इनके जो कर्मचारी होते हैं, जो इनके फील्ड ऑफिसर होते हैं, वो समय समय पर जा कर के किसानों के फील्ड का निरीक्षण करते हैं और फिर उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाता है कि आप सीड को प्रोडक्शन जो है वो बीज उत्पादन जो है वो कर सकते हैं, हम आपका बीज जो है आसानी से खरीद लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से जो है वो इनका कार्य जो होता है, बीज प्रमाणीकरण का काम जो है वो एनएससी एसएससी के द्वारा जो है वो किया जाता है। ये एक प्रकार की जो राष्ट्रीय बीज निगम है उसी के अंतर्गत ये कार्य जो है वो करता है, ठीक है। इसके बाद मैं आगे बात करूँगा कि राज्य बीज प्रमाणीकरण जो एजेंसी होती है, स्टेट सीड सर्टिफिकेट जो एजेंसी होती है, ये क्या करती है कि राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का उत्तरदायित्व बीज को प्रमाणित करना है। बीज के प्रमाणीकृत करने से पूर्व इस संस्था के द्वारा खेतों का निरीक्षण एवं आवश्यक सीड टेस्ट जो वो किया जाता है। तो यही मैं आपको बता रहा था कि राज्य बीज जो प्रमाणीकरण संस्था है वो एसएससी के द्वारा संचालित होती है और इसका मुख्य काम होता है जो किसान, जो भी प्रोड्यूसर हैं बीज की, उनका निरीक्षण करना, इनके कर्मचारियों को द्वारा समय पर निरीक्षण करना और उनके जो कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, जो उनके मानक होते हैं, उनकी सही से जांच करना और उन्हें प्रमाण पत्र देना, इनका काम जो है वो होता है। इसके बाद भारतीय बीज अधिनियम, ठीक है ना,
बीज अधिनियम, इंडियन सीड एक्ट। इंडियन सीड एक्ट क्या होता है कि शुद्ध और अच्छे बीज की बाजार में बेचे जाए तथा उनकी गुणवत्ता बनी रहे, जिसके लिए भारत सरकार ने 1966 ईस्वी में भारतीय बीज अधिनियम स्वीकृत किया, जो अक्टूबर 1969 से लागू हुआ था। तो बीज अधिनियम सीड एक्ट का क्या मुख्य उद्देश्य होता है कि भारत के अंदर जो है वो शुद्ध बीजों का उत्पादन करना और उनका वितरण करना, और बीजों की गुणवत्ता, आनुवांशिक गुणवत्ता एवं भौतिक गुणवत्ता को बनाए रखना, उनका सही रूप से क्रय विक्रय करना, और जो भी फर्जी कंपनियां हैं, जो भी गलत तरीके से बीज का उत्पादन कर रहे हैं, उनका विक्रय कर रहे हैं, उस पर भी इस पर रोक लगाना आदि इनके मुख्य कार्य जो है वो होते हैं। भारत सरकार ने 1966 ईस्वी में भारतीय बीज अधिनियम जो है वो स्वीकृत किया गया था। भारत की संसद में 1966 ईस्वी में बीज की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए बीज अधिनियम जो है वो स्वीकृत किया गया था, और इसे लागू कब किया गया था? लागू किया गया था अक्टूबर 1969 ईस्वी में। इसे पूरे देश में जो है वो लागू कर दिया गया था। तो बीजों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, शुद्ध बीज का उत्पादन करने के लिए जो है इंडिया में सीड एक्ट जो है वो पास किया गया था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है वो ये महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ थी जो कई सारे कंपटीशन में आपके एकेडमिक एग्जाम्स में जो है वो पूछी जाती हैं। तो बिल्कुल अच्छे से इसको आप पढ़ लीजिएगा। आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। कल हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मैं ब्लेस करता हूं कि आप अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए, और बिल्कुल हम आपसे साथ जो है बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।